चलो बच्चों, अब हम फटाफट अनपेड सेलर का रिवीजन करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छे से सुनना मैं क्या बोलूंगा, एक एक वर्ड पे फोकस करना। अनपेड सेलर कौन होता है पहले ये समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन कहती है कि सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। एक सेलर जो है गुड्स का, वो कब अनपेड सेलर कहलाएगा? जब होल ऑफ द प्राइस, जो प्राइस उसे मिलने वाला था वो नहीं दिया गया, ना देने का वादा किया गया, या जो प्राइस देने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया था, चेक बनाया गया था, वो क्या हो गया है? डिसऑनर। तो इन दोनों कंडीशन में उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इन सेलर। अनपेड सेलर क्या बोलेंगे? अनपेड सेलर। समझा यहां तक? यहां पर कुछ केसेस दिए हुए हैं। एस सम सोल्ड सम गुड्स टू बी फॉर रुपीज 15,000, पे कुड मैनेज टू पे, तो डेफिनेटली वो रिमेनिंग गुड्स के लिए अनपेड सेलर कहलाएगा। इसने इसको गुड्स बेचा 15,000 के ऑन क्रेडिट पर, 2 महीने के क्रेडिट पर, 1 मंथ एक्सपायर हो गया है, प्राइस बाकी है, वो अनपेड सेलर नहीं कहलाएगा क्योंकि अभी 1 मंथ बाकी है। 2 महीने के लिए था ना, 1 महीने में मिल जाएंगे पैसे। एस सोल्ड सम गुड्स टू बी फॉर रुपीज 15,000, क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, पूरा क्रेडिट मंथ एक्सपायर्ड हो गया, प्राइस अभी भी अनपेड है, तो ये अनपेड सेलर कहलाएगा। एस सोल्ड सम गुड्स टू बी फॉर 15,000, क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स, 1 महीना एक्सपायर्ड हो गया है और एस को न्यूज आई है कि इंसॉल्वेंट हो गया है, तो डेफिनेटली इंसॉल्वेंट आदमी से तो पैसे रिकवर नहीं कर पाओगे, तो एस क्या कहलाएगा? अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर करेगा क्या? कुछ तो करेगा ना, पैसा नहीं मिलेगा तो कुछ तो करेगा सामने आदमी। तो क्या करेगा? तो उसके कुछ राइट्स है बेटा। वो राइट्स क्या है? पहला राइट्स है अगेंस्ट द गुड्स। अगर उसके पास गुड्स है और उसको पैसा नहीं मिला है तो कुछ तो करेगा, कुछ तो अधिकार यूज करेगा। तो पहला क्या है? अगेंस्ट द गुड्स। नंबर 1, अगर ओनरशिप ऑलरेडी जा चुकी है किसके पास? बायर के पास में, और अभी भी गुड्स किसके पास रखे? सेलर के पास में, तो सेलर उसे क्या क्या करेगा? अगर उसके ही पास में है, उसकी ही दुकान में है, उसके ही गोडाउन में, तो उसे लीन कर लेगा। लीन मतलब गुड्स को अपने पास रिटेन कर लेगा। अगर गुड्स सेलर के पास नहीं है और बायर के पास में भी नहीं है, वो ट्रांजिशन में है, मतलब वो कैरियर के पास में है ना, तो उसे रोक बोलेगा रुक जा, मत दे पैसे, मत दे गुड्स, है ना। इसने जो पैसा दिया था वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जो स्टॉपेज है ट्रांजिशन में गुड्स है उसको स्टॉप कर देगा। और तीसरा, जब पता है कि सामने वाला पैसे नहीं देने वाला है या वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, तो वो उस गुड्स को रीसेल भी कर सकता है। क्या कर सकता है? रीसेल भी कर सकता है। ये हुआ अगेंस्ट द गुड्स। और अगर बोलता है ओनरशिप गई ही नहीं है किसके पास? बायर के पास में, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप गुड्स को विथहोल्ड कर लो ना, गुड्स को विथहोल्ड कर लो, देने की जरूरत ही नहीं गुड्स को, एज सिंपल एज दैट। राइट अगेंस्ट द बायर, प्राइस के लिए स्यू करेगा, डेमेजेस क्लेम करेगा क्योंकि यही सामान कहीं और बेचेगा तो कम में बिकेगा, इंटरेस्ट लेगा, उतना इंटरेस्ट जो एग्रीमेंट में लिखा है, नहीं तो कोर्ट डिसाइड करेगा रीजनेबल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट सूट कर देगा फॉर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्योंकि बायर ने ब्रीच कर दिया तो रेपुटेशन के लिए स्यू करेगा। अब लीन कब कब करेगा? बहुत इजी है यार, बहुत ज्यादा इजी है। आप लीन का मतलब क्या है? कब कब अपने पास वो गुड्स का पोजीशन रख लेगा। देखो 3 कंडीशन है, बड़ी इजी कंडीशन है। नंबर 1, इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, मैं गुड्स को तब अपने पास रिटेन करूंगा जब मैंने विदाउट क्रेडिट बेचा हूं, यानी कैश में ही सामान बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। अगर क्रेडिट पे बेचा हूं तो उसकी टर्म्स एक्सपायर्ड हो गई है, जैसे टाइम को लेके थी, अमाउंट को लेके थी, या बायर क्या हो चुका है? इंसॉल्वेंट। अगर ये 3 कंडीशन होगी, मैं गुड्स को क्या कर लूंगा? रिटेन, मतलब लीन कर लूंगा। उसके बाद में लीन कब कब खत्म हो जाएगा? डेफिनेटली बहुत इजी है। अगर गुड्स आपने किसको दे दिया, बोलो लीन कब खत्म होगा? आपने कैरियर को दे दिया या किसी बेली को दे दिया, मतलब अभी गुड्स सेलर के पास तो नहीं है, उसके एजेंट के पास में, रिश्ते पर है, किसके पास जा रहे हैं? बायर के पास, तो लीन खत्म। अगर बायर के पास चले गए तो वैसे लीन भी खत्म, ट्रांजिशन भी खत्म, है ना। या आपने लीन खुद वेव कर दिया, बोला ठीक है अपना ही आदमी सालों से सामान खरीद रहा है तो गुड्स को लीन करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय स्टॉपल, सेलर ने इस तरीके का काम किया कि थर्ड पार्टी को लग रहा है लीन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब ए ने बी को जो गुड्स थे वो डिलीवर कर दिया, जबकि बी ने अभी तक पैसे दिया नहीं है, तो मतलब क्या कर दिया उसने? बोलो, इस तरीके से कंडक्ट किया कि थर्ड पार्टी को लग रहा है कि लीन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। क्लियर है? ये इजी है, लिख पाओगे ना? टर्मिनेशन में 4 पॉइंट लिख के पूरे मार्क्स ले लेना। अब एक बार तूने लीन कर दिया तो बाद में तू
हाँ नहीं कर सकता, हम देखो स्टॉप कर देंगे ना, स्टॉपर। अब ट्रांजिशन में क्या करोगे आप, गुड्स तो रास्ते पर है, गुड्स रास्ते पर है ना, लीन तो खत्म हो गया, ट्रांजिशन है। अगर गुड्स रास्ते पर है, ना सेलर के पास है ना बायर के पास में, वो कहीं पर ट्रांजिशन में है, तो आप क्या करोगे, ये कंडीशन कब होगी, आप कब बोलोगे कैरियर को कि भाई रुक जा, जैसे न्यूज मिलेगी बायर क्या हो गया है, इंसॉल्वेंट है ना, क्लियर है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब वो सेलर के पोजीशन से बाहर है, दिख रहा है, मगर अभी तक बायर के पास भी नहीं पहुंचा है, यही बोलेंगे। और अनपेड सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिशन ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस। सिर्फ इसी वजह से गुड्स को रास्ते पर रोकना, कोई और वजह नहीं होनी चाहिए, कोई और वजह नहीं हो कि बायर का कैरेक्टर खराब है, बायर घटिया आदमी, सिर्फ और सिर्फ उसने पैसे नहीं दिए, बाकी कोई वजह नहीं होनी चाहिए। ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन क्या कहलाता है, ये ट्रांजिशन तब कहलाएगा जब वो किसके पास में, कैरियर के पास में या किसी और बेली के पास में। तो पास क्या है, इन दोनों के पास क्यों है, क्योंकि हम गुड्स को बायर तक पहुंचा रहे हैं। जब तक बायर के पास नहीं पहुंचेगा ट्रांजिशन में होगा, अगर एक बार इनके पास पहुंच गया तो इनके पास पहुंच, एजेंट के पास पहुंच गया, ट्रांजिशन भी क्या हो जाएगा, खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हेन ट्रांजिशन एंड, तो मैंने अभी आपको बताया ट्रांजिशन कब खत्म होगा, नंबर 1 जब गुड्स की डिलीवरी किसके पास चली जाएगी, बायर और अदर बेली। बायर ऑब्टेन गुड्स, अब ये डेस्टिनेशन है, ये बायर यहाँ रहता है, यहाँ से ले, बायर ने यहीं आके गुड्स की डिलीवरी ले लिया, तो देखो लिखा इंटरसेप्शन कर दिया बायर ने अराइवल के पहले, तो यहीं पे ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर है बेटा, चाहे वो कैरियर से पूछे या ना पूछे, जो कैरियर और अदर बेली है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने आपके बिहाफ में गुड्स को संभाल के रखे, तो ट्रांजिशन खत्म। क्लियर, एज गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप, ठीक है, क्लियर है। भाई वो बायर को खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने आपके गुड्स को संभाल, तो जब वो बोल रहे हैं कि हमने आपके लिए गुड्स संभाल के रखे, तो सेलर का तो ट्रांजिशन ही खत्म हो जाएगा ना, राइट ऑफ ट्रांजिशन, अनलेस उसने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल एग्रीमेंट में लिखा हो, या फिर आपने ऐसे व्यक्ति को गुड्स दे दिए जिसको हायर किसने किया था, बायर ने, या आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है। पार्ट डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आप पूरा करना चाहते हो बट फिलहाल पार्ट क्यों, क्योंकि आपके पास दूसरा साधन नहीं है, तो क्या लिखा है इसमें, ट्रांजिशन विल कम्स टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स बट आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। व्हाट डज दैट मीन, अगर आपके पास 100 यूनिट थे एज ए सेलर, आपने 50 यूनिट डिलीवर कर दिए, तो 50 के लिए तो ट्रांजिशन खत्म हो गया ना। या फिर आपने उस शिप को सामान दिया जो किसने हायर किया था, बायर ने, तो ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, खत्म। क्लियर है क्या, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। आप 100 गुड्स आपने डिलीवर करना है, फिलहाल 50 कर रहे हो, फिलहाल कर रहे हो, तो रिमेनिंग 50 भी डिलीवरी माने जाएंगे ना, उनका भी ट्रांजिशन खत्म हो जाएगा। हाँ, अब ये डिफरेंस बिटवीन पूछता है लीन और ट्रांजिशन में, सबसे खास बात क्या है, जहां लीन आया मतलब रिटेन कर लो अपने पास वो चीज, स्टॉपेज का मतलब क्या होता है, रीगेन कर लो, क्योंकि वो आपके पास से निकल चुकी है। आप लीन कब कब करोगे, बोलो, लीन कब किया जाता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स व्हाइल लीन, और स्टॉपेज इन ट्रांजिशन का मतलब क्या होगा, जब गुड्स आपसे अलग हो गए, जब गुड्स के पास है कैरियर के पास और बायर के पास में भी नहीं पहुंचे, ये होगा ट्रांजिशन वाला। जब स्टॉपेज इन ट्रांजिशन चालू होता है, लीन खत्म होता है, जब ये खत्म होता है ये चालू होता है। लीन कब खत्म होगा, जब पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। स्टॉपेज कब एंड होगा, जब गुड्स बायर के पास में आ जाए, है ना, क्लियर है। तो कभी कभी लोग बोलते भी है कि लीन इज नथिंग बट, बोलो, स्टॉपेज इन ट्रांजिशन नथिंग बट इज एन एक्सटेंशन ऑफ लीन। यहाँ तक क्लियर हो गया, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर। मेरे को पैसे चाहिए तेरे से, मैं अनपेड सेलर हूं, अब तूने क्या किया शाणे ने, मैं बीइंग अनपेड, तूने जो गुड्स मैंने तेरे को दिया था तूने उसको सेल कर दिया या किसी को प्लेज कर दिया। अगर ये मैंने तेरे को खुद अलाउ किया एज ए सेलर तो बात अलग है, अगर अलाउ नहीं किया है तो जब जो टाइटल तेरे को ही नहीं मिला फर्स्ट बायर को, वो सेकंड बायर को कैसे मिलेगा। व्हेन फर्स्ट बायर डज नॉट गेट द बेटर टाइटल, तो हाउ कैन अ फर्स्ट बायर सेकंड बायर, अनलेस मैं खुद अपनी कंसेंट दे दूं तो बात अलग। क्लियर है। और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिशन डिफीट कब होगा, अगर बायर ने ट्रांसफर किया टाइटल इसके साथ में, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ में प्लेज कर दिया किसको, सब बायर को, काय में, गुड फेथ में और कुछ लेन देन लेके, तो लॉ किसी को तो प्रोटेक्ट करेगा ना, सेकंड बायर को हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, अगर वो गुड फेथ में अनजाने में और टाइटल डॉक्यूमेंट के साथ सामान खरीदेगा, तो लॉ क्या बोल रहा है, उस सब बायर को क्या मिलेगा बताइए आप, ओनरशिप क्या मिलेगी, सब मतलब
सेकंड बायर। तो ये हो गया जनरल रूल और ये हो गया उसका एक्सेप्शन। पहले बोल रहा नहीं मिलना चाहिए, फिर बोलता मिल लेना चाहिए। एक्सेप्शन है कब कब आपका राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज डिफीट होगा। बहुत इजी है, जब सेलर ने खुद एग्री कर दिया। कैसे एग्री करता है सेलर? कुछ ना कह के एग्री करके इंप्लाइडली एग्री करेगा कि आप बेच सकते हो उसको, आप गिरवी रख सकते हो या कुछ और डिस्पोजिशन कर सकते हो उसका। जब सेलर खुद एग्री कर रहा है एक्सप्रेसली इंप्लाइडली, तो और आपका जो राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिशन है वो खत्म। ये एग्जांपल याद से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। वार फिंगर का मतलब होता है शिप ओनर, भूलना मत, ठीक है। ना वो खुद ही बोल रहा है कि यार तुम्हें को ना गुड्स का प्राइस तब देना, कार्टन का प्राइस जब तू उसको बेच देगा, तो बेचने के बाद ही तो प्राइस दूंगा तेरे को मैं। लाइक B2B में होता है, होलसेलर बोल रहा है रिटेलर को ठीक है तो सामान बेच के मुझे पैसा दे, तो सामान बेचने की अनुमति तो आप ही ने दिया ना मुझे, ठीक है, क्लियर है। जब अनुमति दी है आपने तो फिर बाद में आप लीन और ट्रांजिशन यूज नहीं करेंगे। तो दूसरा क्या है, अगर मैंने सामने वाले को क्या दे दिया, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जब बायर को दे ही दिया है मैंने, है ना, और उससे अगर कोई दूसरा बायर खरीदता है, तो जब मुझे लगता है जब एक्स ने वाई को दे दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो अगर तेको उसको ओनरशिप नहीं देनी थी तो डॉक्यूमेंट नहीं देता। अब वाई अगर वही चीज किसको देगा, जेड को, तो जेड तो ये मानेगा कि टाइटल इसके पास है, तो फिर जेड को यहाँ बचाया जाएगा सब बायर। उसने गुड फेथ में वैल्यू में खरीदा। कब कब आप रीसेल कर सकते हो, बोलो क्या लिखा है। अगर सेलर को लग रहा है पैसे भी नहीं मिल रहे और गुड्स खराब हो रहे, कौन सी नेचर के, पेरिशेबल, रीसेल कर दो। अगर सेलर ने अपने राइट्स एक्सरसाइज किया है, कौन से दो राइट्स है, लीन और स्टॉपेज, और वो बात वो बता चुका है बायर को ना, नोटिस दे चुका है कि भाई साहब मैं, मेरे पास जो गुड्स है मैं उसको बेच रहा हूँ, मेरे पास जो रास्ते पर गुड्स है मैं उसको रास्ते से बेच रहा हूँ या अपने पास बुला के बेच रहा हूँ। ये बात आप किसको बताओगे, बायर को। ये इंटेंशन बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने बिना बताए बेचा और अगर आपको नुकसान हुआ तो आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर पाओगे। या फिर एक्सप्रेसली दोनों एग्री कर गए थे कि अनपेड सेलर के पास ये राइट रहेगा। क्लियर। वेयर अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन और ट्रांजिशन, क्या होगा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। जो सब्सिक्वेंट बायर है, दूसरा वाला बायर जिसने गुड टाइटल लिखा, एक्वायर द गुड टाइटल against the original buyer despite the fact that the notice of resale has not been given by the seller to the original। what does that mean बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेलर ने बायर के पैसे ना देने पर वो गिट्स सेकंड बायर को बेच दिया, तो लॉ क्या बोल रहा है, इसको गुड टाइटल मिलेगा भले बिना बताए क्यों ना बेचा हो, क्योंकि ये तो इनोसेंट है ना। ठीक है ना, नोटिस ऑफ रीसेल आपने नहीं दिया ओरिजिनल बायर को, तो यहां पर किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जल्दी बताओ, सब्सिक्वेंट बायर को। उसके पास से ओनरशिप कब आप छीन नहीं सकते। ये आप दोनों के बीच की बात थी, ओरिजिनल बायर ओरिजिनल सेलर की, आपने नोटिस नहीं दिया, आप दोनों की गलती है। रीसेल बाय द सेलर, अगर रीसेल को लेके बातचीत एक्सप्रेसली रिजर्व थी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो क्या होगा, अगर एक्सप्रेसली एग्रीड है बिटवीन सेलर एंड बायर कि भैया अगर तूने डिफॉल्ट किया पेमेंट में, मैंने रीसेल कर देना है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, तो वो तो रीसेल कर देगा, फिर बताने वाने की भी जरूरत नहीं। क्यों नहीं बताने की जरूरत है, नोटिस देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने लिख दिया ना यहाँ पर, लिखा है इस जगह पर आपको कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात ऑलरेडी हमने काय में लिख दिया है, एग्रीमेंट में लिख दिया। काय में लिख दिया है, एग्रीमेंट में। और डैमेजेस भी क्लेम कर लेगा ओरिजिनल बायर से। ये आप पढ़ लेंगे, विथहोल्डिंग डिलीवरी वाला छोटा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट अगेंस्ट द बायर, सूट फॉर प्राइस, प्राइस क्लेम करोगे, लीगल एक्शन, डैमेजेस, अब नुकसान भी तो होगा ना, यही सामान किसी और को बेचूंगा तो कम में बेच सकता हूँ, ब्रीच करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के ड्यू डेट, फिर इंटरेस्ट भी वसूल कर सकता हूँ आपसे। कोर्ट मगर बोलेगा एक रीजनेबल इंटरेस्ट, अब कोर्ट इंटरेस्ट कहां से चार्ज करेगा ना, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफरिंग द गुड्स और फ्रॉम द डेट ऑफ प्राइस। या तो जब गुड्स मैंने ऑफर किया था तब से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, या जब प्राइस की डेट थी तब से, है ना। तो ये दोनों डेट डिफरेंट हो सकती है ना, एक गुड्स कभी और प्राइस कभी और। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। अगेंस्ट द सेलर, सेलर अगर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है डिलीवर करने के लिए, तो बायर को ये सामान कहीं और से खरीदना पड़ेगा और उसे नुकसान हो सकता है, तो वो डैमेजेस क्लेम करेगा नॉन डिलीवरी के लिए। इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है 58 पर,
सेलर कमिट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच है, एंटिसिपेटरी ब्रीच, आपको पता है व्हाट इज एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो बायर जाएगा कोर्ट के पास में, बोलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बोले क्यों स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपको वही गुड्स क्यों चाहिए क्योंकि वो तो ब्रीच कर चुका है। तो वही गुड्स क्यों चाहिए आपको, क्योंकि गुड्स अनसर्टेन थे और स्पेसिफिक थे। स्पेसिफिक मतलब मैं आइडेंटिफाई कर चुका था, मैं उसको बल से अलग कर चुका था। अब बोलेगा यही गुड्स के पीछे क्यों पड़े हो, बोले मैं इसलिए पड़ा हूं इस गुड्स के पीछे, पहली बात तो वो आइडेंटिफाइड गुड्स थे, एग्जिस्टिंग गुड्स थे, स्पेसिफिक थे, बायर आइडेंटिफाई कर चुका था, क्वांटिटी ऑफ सेल करके हम लोगों ने डिसाइड किया था, है ना। लेकिन फिर वो असर्टेन थे, बल से अलग निकल के मेरे लिए रखा गया है। दूसरी बात, ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पावर है, ये कोर्ट के पास में कौन से एक्ट के अनुसार है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। दूसरी बात, कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसलिए बोल रहा है, वो बोल रहा है यही गुड्स इसलिए सप्लाई करो क्योंकि बायर क्या बोलता है, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, वो मेरे लिए रेमेडी नहीं है, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे सामान चाहिए। और वो सामान कौन से नेचर का है, स्पेशल नेचर का, यूनिक है। ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर कोई ब्रीच ऑफ वारंटी होती है, मतलब कोलेट्रल, मेन पर्पस नहीं, किसके तरफ से, सेलर की तरफ से, तो बायर क्या करेगा उसको बोलो। या फिर ब्रीच ऑफ वारंटी को और कब ब्रीच ऑफ वारंटी माना जाता है, जब ब्रीच ऑफ कंडीशन को बायर ने क्या ट्रीट किया, ब्रीच ऑफ वारंटी। क्लियर है ना। तो जब तुमको मालूम है कि यहाँ वारंटी का ब्रीच हुआ है या कंडीशन थी, तो तुमने उसको वारंटी मान लिया, तो सिर्फ तुम क्या क्लेम करोगे, डैमेजेस। तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर, डैमेजेस क्लेम करोगे। रेपुडिएशन कॉन्ट्रैक्ट बोलो बिफोर द डेट, आइदर अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, आइदर अ पार्टी, आइदर मतलब दोनों में से, बायर सेलर में से दोनों से किसी ने रेपुडिएट कॉन्ट्रैक्ट को, कब, बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, एट एंटिसिपेटरी ब्रीच बोलते हैं। तो अदर पार्टी क्या करेगी बच्चे, या तो उसी दिन मान लेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, या वेट करेगी डेट ऑफ डिलीवरी तक। क्लियर है। और उसी दिन मान लेगी तो अगर वो तुरंत शुरू कर देगी डैमेजेस के लिए। सूट फॉर इंटरेस्ट, आपको पता है कोर्ट बीच में घुसेगा और इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। लास्ट है रूल रिगार्डिंग सेल बाय ऑक्शन, सेक्शन 64, बहुत इजी है। जो गुड्स होते हैं वो लॉट्स में होते हैं, ग्रुप, हर लॉट अलग, लॉट मतलब अलग अलग ग्रुप। फॉर एग्जांपल 5 लॉट है और एक लॉट में 100 गुड्स है, तो हर लॉट के लिए अलग बोली लगेगी। ठीक है, ईच लॉट इज ए प्राइमा फेसी डीम्ड टू हैव सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। हर लॉट के लिए अलग आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना पड़ेगा थ्रू ऑक्शन। जैसे वो आईपीएल में लॉट आते हैं, ऑलराउंडर के लॉट, बॉलर के लॉट्स, तो हर लॉट के लिए अलग बोली करनी पड़ती है ना। ये इस पे क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल, कब कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बोलता जब ऑक्शनर अनाउंस करता है, कैसे, बाय फॉल ऑफ, थर्ड फॉल ऑफ हैमर, थर्ड, तीसरी बात, या वही जो भी कस्टमरी पुराना तरीका होगा वो, जब तक अनाउंसमेंट नहीं होगा आप बिड को वापस ले सकते हो, ध्यान रखना, उससे सेल माना नहीं जाएगा। एक बार थर्ड फॉल ऑफ हैमर हो गया, जो कस्टमरी तरीका है वो हो गया, तो वो बिड आप वापस नहीं ले सकते। राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड बाय द सेलर। सेलर को अगर लगेगा कि भाई ये बिडिंग बढ़ा नहीं रहे साले बायर लोग, तो वो अपने राइट को रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, कि उसके बिहाफ में कोई बिडिंग करके प्राइस को, मगर रिजर्व करेगा मतलब बायर को ये बात पता है तो फ्रॉड नहीं होगा, इससे कम बिडिंग नहीं होनी चाहिए, इसको रिजर्व प्राइस, अपसेट प्राइस बोलते हैं, ये बेस प्राइस है। और अगर सेलर बिना बताए जैसे यहाँ बता दिया था ना, बिना बताए प्रेटेंटेड बिडिंग कर रहा जस्ट टू रेज द प्राइस, तो ऑप्शन क्या, बायर क्या बोलेगा, ये तो ऐसा फ्रॉड हो रहा है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो वो मना कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर है, ये रूल्स पूछ सकता है, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे लिखने पर, इतना ही लिखना है। इंक्लूजन और डिक्रीज और इंक्रीज टैक्सेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। खत्म हो गया ना अपना अनपेड सेलर, अपन ने अपने अनपेड सेलर को खत्म कर दिए। एक बार इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वेयर आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड, आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया बट अभी तक उसको परफॉर्म नहीं किया है। उसी बीच में क्या हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1 तारीख को, और उसमें जो बातें लिखी थी वो परफॉर्म होने वाली है 10 तारीख को। बातें क्या होती है, गुड सप्लाई करने को लेके होगी। उसी बीच में सरकार ने टैक्स चेंज कर दिया, टैक्स रेट चेंज कर दिए। अज्यूम कर लेते हैं उसी बीच में टैक्स बढ़ गया, 10% से हो गया 20%, तो क्या होगा, या उसी बीच में टैक्स कम हो गया, या उसी बीच में टैक्स लगा दिया गया, जिससे पहले नहीं लगता होगा, या उसी बीच में टैक्स को कम कर दिया गया, रेमिट माफ कर दिया गया, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये सब चीजें हैं। तो उसका असर तो प्राइस पे पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो बोलता पार्टीज वुड बिकम एंटाइटल्ड टू रीड द जस्ट द प्राइस। बोलो, अगर आपने टैक्स को लेके कोई कंडीशन नहीं रखी है, तो फिर जो प्राइस पे बात हुई थी वही प्राइस पर चुपचाप सामान को बेच देना, खरीदना। बट अगर आपने स्टिपुलेशन डाली थी कि इस बीच में, ये 10 दिनों के बीच में टैक्स में कोई भी ऊपर नीचे हुआ तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, तो फिर प्राइस को नहीं इंक्लूड, फिर प्राइस को नहीं रीड करोगे, फिर आप टैक्स के हिसाब से सामान बेचोगे, खरीदोगे। क्लियर है ना। अगर कोई स्टिपुलेशन नहीं है तो चुपचाप जो प्राइस पर बात हुई थी उसी प्राइस पर बेच लो, खरीद लो।
कौन कौन से टैक्स की बात हो रही है? ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, एक्साइज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड परचेज लाइक जीएसटी। क्लियर है? अब बोलता है बायर वुड हैव टू पे द प्राइस, इंक्रीज प्राइस, अगर टैक्स बढ़ा और टैक्स को लेके स्टिपुलेशन है। और अगर टैक्स गिरा और टैक्स को लेके स्टिपुलेशन है तो फिर बेनिफिट भी मिलने चाहिए उसको, टैक्स आर रिड्यूस्ड। ठीक है? उस बीच में अगर प्राइस टैक्स बढ़ गया तो ऐड कर देंगे, अगर स्टिपुलेशन है, घट गया तो घटा देंगे। सिंपल है। वो पार्टीज पे डिपेंड करता है कि उनको उस रिवीजन ऑफ टैक्सेशन को अपने कॉन्ट्रैक्ट में इन्फॉर्म होने के पहले करना है या नहीं करना है। ठीक है, खत्म, चलो डन। बता देना मेरे को वीडियो में नीचे भाई, लाइक करके कमेंट करके कि मैंने अच्छे से समझाया और आपको समझा कि नहीं समझा। आई होप आपको समझा होगा। 20 मिनट में खत्म हो गया अनपेड सेलर बेटा पूरा। थैंक यू।